मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि जिस शख्स के साथ मारपीट हुई वो चूड़ियां बेचता था और कुछ लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि उस शख्स ने जब भागने की कोशिश की तो उसे पीटने वालों ने उसे खींचा और जमीन पर गिरा दिया। वो मिन्नतें करता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जानवरों की तरह पीटते रहे। सरे राह पिट रहे इस शख्स का नाम तस्लीम है, जिस पर आरोप लगा कि वो चूड़ी बेचने के बहाने महिलाओं से छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे पुलिस को सौंपने के बजाय खुद ही इंसाफ करने का फैसला कर लिया और उस पर थप्पड़ बरसाने लगे। उसने हाथ जोड़े, अपनी सफाई दी, लेकिन ऐसा लगा कि उसकी ये बातें उसे पीटने वालों को सुनाई ही नहीं दी। एक शख्स ने तो अपने हाथ से उसकी गर्दन तक जकड़ ली, जबकि दूसरा शख्स उसे कानूनी दांवपेच में फंसाने की धमकी देने लगा। यही नहीं, अपनी इस हरकत पर वो जमकर इतराया और ये जताने की कोशिश करने लगा कि छेड़खानी का आरोप लगने के बाद वही चूड़ी बेचने वाले शख्स के भविष्य का फैसला करेगा। अपनी गली में घूम रहा, अपनी जिम्मेदारी है यार, कोई गलत व्यक्ति घूम रहा है। मारपीट का ये वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया और बहुत सारे लोग थाने पहुंचकर बवाल करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट के आरोपियों के खिलाफ 14 धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इससे पहले रात में ही इस मामले पर हो हल्ला शुरू हो गया और इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाने के बाहर शोरगुल शुरू हो गया। गुस्से में लोग नारे लगाते दिखे और लगा कि वो थाने का गेट तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। हंगामे के बीच चूड़ियां बेचने वाला तस्लीम नाम का शख्स भी सामने आया और उसने आपबीती सुनाई। बस जैसे नाम बताया वैसे सर और ज्यादा मारने लगे, फिर 400 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। मामला संवेदनशील था, लिहाजा पुलिस ने भी दोनों पक्षों पर ध्यान दिया और कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और उसमें जो कार्रवाई है, जो सही कार्रवाई है, जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, वो की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का तो भरोसा दिया ही, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की और उन्हें सलाह दी कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। इस बीच मारपीट की इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने चूड़ी वाले की पिटाई के मामले को हाथों हाथ लिया और ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने तो अपने ट्वीट में मॉब लिंचिंग का आरोप लगाते हुए ये तक पूछ लिया कि ये आतंकवाद है या राष्ट्रवाद, लेकिन राज्य के गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने मामले की जांच का हवाला देते हुए ये साफ कर दिया कि जिस शख्स की पिटाई हुई वो गलत नाम और पहचान के जरिए चूड़ियां बेच रहा था। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई की। इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इंदौर के डीएम को नोटिस जारी किया और 7 दिनों में इस घटना पर जवाब मांगा। सौभाग्य की एक बात है कि इंदौर में चूड़ियां बेचने वाला यूपी का बताया गया, जिसे कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर बुरी तरह पीटा और वीडियो वायरल होते ही करीब 250 लोगों की भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया, जिन्हें पुलिस ने किसी भी तरह के बहकावे में न आने की अपील करके शांत कराया और रात में ही आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। लेकिन माहौल शांत होने से पहले ही राजनीति गर्मा गई, जबकि पुलिस अभी ये नहीं पता लगा पाई है कि चूड़ी बेचने वाले को पीटने वालों की मंशा क्या थी और वीडियो किसने वायरल की। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की खबर सामने आई। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि इस बार जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन ने घुसपैठ की। ये ड्रोन सुबह करीब 6 बजे भारतीय सीमा में दाखिल हुआ और वहां बनी बीएसएफ की पोस्ट के ऊपर तक पहुंच गया। फिर तुरंत ही मुस्तैद जवानों ने इस ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद वो पाकिस्तान की सीमा में लौट गया। ड्रोन के जाने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया, क्योंकि पिछली कुछ घटनाओं में पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन से हथियार और ड्रग्स की खेप भारतीय सीमा में गिराई गई थी। अफगानिस्तान में अपना आतंक राज कायम कर चुके तालिबान ने अब अमेरिका को ही धमकी दे डाली। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि तालिबान ने चेतावनी दी कि अमेरिका अगर अपने सैनिकों को निकालने में देरी करेगा तो इसके गंभीर नतीजे उसे भुगतने होंगे। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका और यूके ने लोगों को काबुल से निकालने के नाम पर और समय मांगा तो उनका जवाब नहीं होगा, और तब भी वो नहीं माने तो उन दोनों मुल्कों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की है।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने कई सुझाव दिए। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने अक्टूबर में कोरोना के खतरे के चरम पर पहुंचने की आशंका जताई और इस दौरान बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए कई सुझावों की एक रिपोर्ट सरकार को दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए सुविधाओं की कमी है, जिन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में वैक्सीनेशन में तेजी लाने और अस्पतालों में बच्चों के लिए वेंटिलेटर बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया। बिहार के छपरा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां रक्षाबंधन के मौके पर सांपों को राखी बंधवाने के दौरान एक सांप ने सपेरे को डस लिया। वो एक इलाके में पहुंचकर महिलाओं से सांपों को राखी बंधवा रहा था, जिसके लिए उसने दोनों सांपों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वहां महिलाओं ने एक एक कर उन सांपों को राखी बांधी भी। इसके बाद वो सपेरा उन्हें मीठा चखाने लगा। तभी एक सांप उसके पैर की तरफ बढ़ा और अचानक उसकी उंगली पर काट लिया। सांप के काटते ही उसने दोनों सांपों को खुद से दूर किया और एक पिंजरे में कैद कर दिया। बताया गया कि सांप के डसने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उस सपेरे को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। सौभाग्य की एक बात है कि नाग यानी कोबरा सांप पालना खतरनाक है और यह भारत के कानून के हिसाब से अपराध भी है, लेकिन हम लोगों की सांपों से आस्था जुड़ी है और सावन के महीने में सांपों की पूजा करने से लेकर उन्हें दूध पिलाने तक की परंपरा हो गई को ही कई लोगों ने रोजगार का जरिया बना लिया है, जिनमें छपरा का ये युवक भी था जिसने नाग को राखी बंधवाने के चक्कर में नागिन की अनदेखी की और उसी नागिन के डसने से उसकी मौत हो गई। हॉलमार्किंग की नई प्रक्रिया के विरोध में देश के कई शहरों में गहनों के कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। नई प्रक्रिया के तहत सरकार ने सोने के गहनों पर HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को जरूरी कर दिया। इसी के विरोध में जयपुर में भी गहनों के कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और बंद पड़ी दुकानों के बाहर ही सरकार के इस फैसले का विरोध किया। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए गहनों के कारोबारियों ने काफी देर तक नारेबाजी की और सरकार से नए फैसले को वापस लेने की मांग की। आपत्ति हॉलमार्किंग को लेकर नहीं, उसकी प्रक्रिया को लेकर है, जो तरीका अपनाया गया उसको लेकर आपत्ति है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से छोटे कारोबारियों को नुकसान होने का अंदेशा जताया। छोटे छोटे कारीगर गांव-गांव में जाती ढाणियों में काम करते हैं और उनके पास में कंप्यूटरीकरण और इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है जिस तरह की सरकार चाहती है। जयपुर के अलावा चेन्नई से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। वहां भी सरकार के फैसले के खिलाफ कई कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और सरकार से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की नई प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की। असल में सरकार ने सोने के गहनों के लिए जो HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूरी किया है, वो 6 नंबरों का एक कोड होता है जिससे उस गहने की अलग से पहचान हो सके। जैसे देश में हर किसी के पास एक अलग आधार नंबर है, ठीक उसी तरह ये सोने के गहनों की पहचान का नंबर होगा। जो कारोबारी विरोध कर रहे हैं उनकी दलील है कि अब वो सोने के जितने भी गहने बेचेंगे उन्हें हर गहने का HUID नंबर के साथ पूरा ब्यौरा BSI पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे यह पता चल पाएगा कि वो जेवर किसने बनाया, उसका वजन कितना है, उसे किसने खरीदा और कब खरीदा, यानी सरकार के पास पूरी जानकारी रहेगी। विरोध करने वाले कारोबारी सरकार के इस फैसले को ग्राहकों की निजता का हनन भी बता रहे हैं और साथ ही उनकी एक दलील यह भी है कि दूर दराज के इलाकों में जो लोग गहनों का कारोबार करते हैं उनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि वो गहने बेचने के साथ उसका पूरा ब्यौरा अपलोड कर सके। कर्नाटक में 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए, जिससे वहां छात्रों में काफी जोश नजर आया। दूसरी लहर के दौरान इन स्कूलों पर ताला जड़ गया था, लेकिन कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने इन स्कूलों को खोलने का फैसला लिया, जिसकी एक तस्वीर राज्य के शिवमोगा से सामने आई, जहां एक स्कूल फूलमालाओं से सजा नजर आया। एंट्री से पहले एक एक कर छात्रों का टेम्परेचर मापा गया और फिर हैंड सैनिटाइजर लगाकर वो अंदर दाखिल हुए। इस बीच पंचायती राज मंत्री KS ईश्वरप्पा भी स्कूल के दौरे पर पहुंचे, जिनका अभिवादन शिक्षकों ने आरती उतारकर किया। साथ ही शिक्षकों ने बच्चों की भी आरती उतारी। स्कूल खुलने से बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बोर्ड सामने रहता है, कोई सी भी हेल्प ले सकती है हमें विदाउट हेजिटेशन। वहीं बेंगलुरु में खुद कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई मल्लेश्वरम कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। 1-to-1 डायरेक्ट डायलॉग विद द टीचर्स, टीचिंग विल बी बेटर, अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर। हालांकि भी कर्नाटक के कुछ ही जिलों में 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन अगर कोरोना के मामले नहीं बढ़े और सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही बाकी कक्षाओं के लिए भी जड़े ताले खोल दिए जाएंगे। सौभाग्य की एक बात है कि कर्नाटक में हाई स्कूल यानी 9वीं और 10वीं और प्री ग्रेजुएशन कॉलेज यानी 11वीं और 12वीं के स्कूल करीब 1.5 साल बाद खुले हैं और ये छूट भी सिर्फ उन्हीं जिलों को दी गई जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है, यानी जिन जिलों में 100 लोगों की जांच करने पर 2 से कम लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, उन्हीं जिलों में स्कूल खोले गए। लिहाजा हम सबके लिए ये चेतावनी भी है
कि अगर हमारी लापरवाही से महामारी बढ़ी तो स्कूल कॉलेज फिर से बंद भी हो सकते हैं। गुजरात के वडोदरा में एसएसजी अस्पताल में कोरोना वार्ड के कर्मचारियों ने जश्न मनाया। इस वार्ड में ऐसा पहली बार हुआ जब वहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं था, लिहाजा उनके बीच खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने गरबा खेलकर अपनी खुशी का इजहार किया। कर्मचारियों ने पहले अस्पताल के बाहर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और फिर वहां मौजूद लोगों ने डांस किया। इस जश्न में अस्पताल के सभी कर्मचारी शामिल हुए। ये खुशी इसलिए खास रही क्योंकि एक समय वडोदरा का एसएसजी अस्पताल कोरोना मरीजों से पटा रहता था, लेकिन अब वहां एक भी मरीज नहीं है, इसलिए अस्पताल में काम करने वाले खुद को जश्न मनाने से रोक नहीं पाए। हमने लास्ट 2 दिन से देखा कि एक भी पेशेंट एसएसजी की कोरोना हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। अस्पताल के कर्मचारियों ने न सिर्फ कोरोना वार्ड खाली होने का जश्न मनाया, बल्कि उन्होंने महामारी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को भी याद किया। सौभाग्य की बात है कि मध्य गुजरात का यह सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, जहां 500 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था की गई और कोरोना संकट गंभीर होने पर यहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी मरीज आ रहे थे। इसलिए एक दिन पहले जब अस्पताल से आखिरी मरीज को छुट्टी मिली तो डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने जश्न मनाया। हालांकि वडोदरा के लोगों को अभी सतर्क रहना होगा, क्योंकि इक्का दुक्का लोग अब भी वायरस की चपेट में आ रहे हैं।